हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 11th का केमिस्ट्री कर रहे हैं, जहाँ हमारा पहला अध्याय चल रहा है और पहले अध्याय का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ाई किसकी करने वाले हैं, द्रव्य होते क्या हैं और द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण के पूरे डिटेल को आसानी से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करी थी। तो यदि अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। यहाँ हमारा टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ। इससे पहले वाले में हमने शुद्ध पदार्थ पढ़ा था। अब अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यदि केवल एक ही प्रकार के कण हैं तो उसमें उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। लेकिन इसको बनाने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कणों की आवश्यकता पड़े तो उसको कहते हैं क्या, अशुद्ध पदार्थ। कह सकते हो कि वे पदार्थ जिनको विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हो आप, अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, इससे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। आप क्या कह सकते हो, अशुद्ध पदार्थ को इससे मिश्रण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कह सकते हो, अशुद्ध पदार्थ बोलो या उसको आप क्या कह सकते हो, मिश्रण कह सकते हो। तो जैसे हमने देखा था शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्व और यौगिक। वैसे ही इस अशुद्ध पदार्थ के भी कई सारे प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को पढ़ते पढ़ते हम एग्जाम्पल भी साथ में पढ़ेंगे। तो ये जो मिश्रण होता है या अशुद्ध पदार्थ होता है, यह होता है आपका दो प्रकार का। कौन कौन सा हमने आपको बता रखा है। पहला प्रकार होता है समांगी मिश्रण, क्या लिख सकते हो आप, समांगी मिश्रण। और दूसरा आप लिख सकते हो आसानी से क्या, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। आप बेसिक को इम्पोर्टेंट के तौर पर समझते समझते चलेंगे तो हम अपना यहाँ टॉपिक लगा लेते हैं। क्या टॉपिक लगा लेते हैं, समांगी मिश्रण। अब हम समझेंगे कि मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या होता है। दोस्तों, आप एक बात बताइए, यदि मैं बोलूँ कि आपके पास ये एक बर्तन है छोटा सा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस बर्तन में चीनी के बहुत सारे कण ऐसे भरे पड़े हैं। अब आप क्या कर लो, एक जग लेके आओ ऐसे, ठीक है, आप क्या कर लिया, आपने एक जग ले लिया ऐसे, ठीक है, और इस जग में आपने क्या भर लिया, पानी ले लिया है पूरा ऊपर तक। अब आप पानी ले लो और अब मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इसमें आपने क्या ले रखा है, पानी, और इसमें आपने ले रखा है क्या, चीनी। तो जरा आप ध्यान से देखो, यदि मैं इस पतीले में, इस चौड़े वाले पतीले में बोल दूं कि सब परिवार के लिए, सभी परिवार के लिए आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है क्या दोस्तों, रस बनाना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट जाओगे भाग के, पानी लेके आओगे, इसमें डाल दोगे, फिर चीनी लेके आओगे, इसमें डाल दोगे, फिर अच्छे से मिला दोगे, क्या बन गया, आपका रस बन गया। अब आप जाके सबको सर्व कर दोगे, सबको दे दोगे। पर होता है क्या है समांगी मिश्रण, वो जरा ध्यान से समझो। अब आप एक बात बताओ, मैं इसमें क्या करता हूँ ना, ऐसे मिला देता हूँ, ये आपका पानी हो गया और इसमें मैं चीनी ऐसे छोटे छोटे कणों को लेके आके इसमें डाल देता हूँ। अब आप ज़रा फटाफट बताओ कि क्या यदि इसको मैं अच्छे से मिला दूँ तो मिलाने के बाद, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मिलाने के बाद क्या पानी और चीनी को फिर से अलग अलग किया जा सकता है। आप ध्यान से समझें इस पॉइंट को, क्या रस बनाने के बाद इसमें से
चीनी और जल को अलग अलग कर पाओगे? तो क्या आंसर होगा आपका? कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा आपका? बोलोगे नहीं नहीं सर इसको अलग नहीं कर सकते। तो हाँ दोस्तों, यदि एक ऐसा विलयन, एक ऐसा मिश्रण जिनमें उनके पहले वाले पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सके, तो वो आपका बोला जाएगा क्या? समांगी मिश्रण। या ये कह सकते हो कि समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें उसके घटक कणों को, घटक पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। क्या डिफिनेशन लिख सकते हो कि वे मिश्रण जिनमें उनके घटक कणों को पुनः अलग अलग, लिख लेते हैं ऐसे, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हो आप? उन्हें कहते हो समांगी मिश्रण। तो उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। आ रही बात समझ में दोस्तों? समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिनमें घटक कणों को पुनः अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप बताओ, चीनी व पानी का मिश्रण। आप बताओ, पानी में चीनी घोल दोगे तो फिर अलग अलग कर पाओगे? जनरली नहीं कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल ये लिख सकते हो, नमक व पानी का मिश्रण। आप जल्दी जल्दी से बता दो तीसरा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप ले लेते हो दूध व पानी का मिश्रण। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है कि दूध में पानी मिलाया जाता हो? कमेंट करके बताइए। नहीं मिलाया जाता है। और यदि मिला भी दिया तो क्या आप उसको अलग अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब नहीं कर पाए तो क्या बोलोगे उसको आप? समांगी मिश्रण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर उसके बाद हम विषमांगी मिश्रण को क्लियर करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विषमांगी मिश्रण। अभी हमने देखा कि समांगी मिश्रण में उसके घटक कणों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ विषमांगी मिश्रण क्या है? जैसे आप बताओ कि आपके पास एक थाली है। आप मान लो कि आपके पास एक चौड़ी वाली थाली है। इस थाली में आपने क्या कर दिया ना, एक साइड में चावल ले लिया और किसी ने गलती से आकर के इसी में क्या मिला दिया? दाल मिला दिया। अरे बना बनाया नहीं, जो कच्चा होता है वो वाला, ठीक है? ऐसा नहीं कि बना बनाया वाला मिला दीजिए। कच्चा चावल और वो कच्ची वाली दाल जो अभी तक बनी नहीं है, उन दोनों को हमने इस लाके पात्र में मिला दिया। अब माताजी तो फट से गुस्सा हो गई, बोली कि इसको अलग अलग कर दो आप। तो अब बताओ, इसको अलग अलग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर दोगे आसानी से। तो जो मिश्रण से अलग अलग कर सके वो कहलाता है क्या? विषमांगी मिश्रण। क्या परिभाषा लिख सकते हो कि वे मिश्रण जिनमें उनके घटक कणों को अलग अलग किया जा सके, अलग अलग किया जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या लिख सकते हो? उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब ये विषमांगी मिश्रण तो हो गया, आपने विषमांगी मिश्रण तो पढ़, लेकिन एग्जाम्पल कैसे पढ़ोगे आप? एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए चावल व कंकड़ का मिश्रण। आप बताओ, चावल से कंकड़ बाहर निकाल देते हो, वो मिश्रण लिख सकते हो। आप दूसरा लिख सकते हो नमक व चीनी का मिश्रण, चीनी का मिश्रण। आप बताओ, एक किसी भी पात्र में नमक और चीनी दोनों एक ही साथ में मिल जाए तो नॉर्मल है कि आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और हमारा अगला टॉपिक है, आप कह सकते हो द्रव्य के गुणधर्म। ध्यान रखेंगे, ये आपसे ऑप्शनल पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि किसी भी पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, एक पदार्थ के दो गुणधर्म होते हैं। एक पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं? दो। पहला गुणधर्म होता है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा आपका होता है रासायनिक गुणधर्म,
रासायनिक गुणधर्म। अब आप सोचोगे कि अरे सर ये तो एक के अंदर एक चलते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई गुफा के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, अब से आप एक गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले हो। द्रव्य के गुणधर्म दो होते हैं, कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक, लेकिन ये दोनों हैं अलग अलग। मान लो आपकी ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, इनका अपना कुछ वजन होगा, वेट, भार। तो यदि आप भार का अध्ययन करते हो तो वो कहलाता है कि आप उसका भौतिक गुणधर्म। ऐसे ही भार पढ़ते हो, उसका रंग, उसका घनत्व के साथ साथ में आयतन, क्षेत्रफल, उसका आयतन, इन सब का अध्ययन करते हो यदि आप, तो वो गुणधर्म कहलाता है कि आपका भौतिक गुणधर्म। इसके आगे आप इत्यादि लिख सकते हो, ठीक है। जबकि रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म में किसी भी पदार्थ के ताप का अध्ययन किया जाता है। फिर आप पढ़ते हो एंथैल्पी, एंथैल्पी बोले तो ऊर्जा, ठीक है, एंथैल्पी बोले तो क्या? ऊर्जा। एंथैल्पी के बाद आप पढ़ते हो अम्लीयता, अम्लीयता के बाद आप पढ़ते हो क्षारीयता। तो इन सब का अध्ययन कहलाता है क्या? रासायनिक गुणधर्म। तो जब हम अपनी क्लास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो उन अगली आने वाली क्लासों में इन भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का अति इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप इन दोनों को ध्यान से पढ़ोगे कि भौतिक के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन कर सकते हैं, रासायनिक के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। मात्रक जो कि आप पीछे जरूर पढ़े होंगे, मात्रक पढ़ा होगा, मात्रक के अलावा भौतिक राशियाँ भी पढ़ी होंगी। तो आप फटाफट से हम रिपीट करते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ क्या है। जैसे ये बताने से पहले हम आपको फटाफट बताते चलें कि वे राशियाँ जिनको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें भौतिक या मूल राशियां कहा जाता है। मूल राशियां कहा जाता है तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। अब ये है क्या दरअसल, वो आप समझ लो। मान लीजिए कि ये आपका कमरा है, ठीक है, आप मान लो कि ये आपका कमरा है। अभी आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको यहाँ अपने रूम से हट करके आपको अपने किचन में जाना है। कहाँ जाना है? किचन में जाना है। और किचन में जा कर के अपने से खुद के लिए पानी लेना है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो? किचन, अपने रूम से निकलोगे और अपने फटाफट किचन में पहुंच जाओगे। तो आपके रूम से और इस किचन के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी? दूरी होगी। तो यह दूरी कहलाती है क्या? भौतिक या मूल राशियाँ। अब आप यदि माप लेते हो किसी भी प्रकार से कि अरे यार मेरे रूम से किचन के बीच की दूरी 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर कुछ भी हो, तो मान लिया मैंने कि इसके बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर है। तो यह 5 मीटर जो वैल्यू आई है वो कही जाती है क्या? मूल मात्रक। तो दूरी क्या हो गई दोस्तों? दूरी को आप बोलोगे क्या? मूल राशि। और जिसमें मापे हो उसको बोलोगे क्या? मूल मात्रक। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए एक पद्धति बनाई गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, या इसे शॉर्टकट में SI सिस्टम कहा जाता है। SI सिस्टम भी कहते हैं। SI अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को SI पद्धति भी कहते हैं। मापने की कई सारी पद्धतियां हैं। जैसे हम दूरी को कई सारे भागों में माप सकते हैं, किलोग्राम में, मीटर में, फिर हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। वैसे ही सबके लिए एक मानक बनाया गया और उस मानक को किसने तय किया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ने। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ने ये बताया कि कुल जो मूल राशियां होती हैं उन मूल राशियों के मात्रक भी अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियां,
और मूल राशियों के मूल मात्रक क्या हैं, वह मूल मात्रक किसने तय किया है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो जो पहली मूल राशि आती है वो मूल राशि है क्या चीज़, लंबाई। दूसरी मूल राशि क्या आता है, द्रव्यमान, जबकि तीसरे नंबर पर आता है समय। फिर इसके आगे बढ़ते चलेंगे तो आप लिख सकते हो ताप, फिर लिख सकते हो विद्युत धारा। क्या लिख सकते हो, विद्युत धारा। कितने हो गए, आप काउंट करते चलिए, 1 2 3 4 5। अब आपकी बारी छठवें नंबर की आती है। तो आपने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप ये लिख लिया। फिर आप लिख सकते हो पदार्थ की मात्रा, ये एक अलग प्रकार का है टॉपिक। आप ये पदार्थ की मात्रा लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो क्या, प्रकाश लिख सकते हो, प्रकाश की तीव्रता। आप क्या लिख सकते हो, प्रकाश की तीव्रता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल राशियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रकार की मूल राशियाँ हो गई। और इनके मात्रक क्या होते हैं, अब जरा वो मात्रक समझो। लंबाई का जो आपका मात्रक आता है वो आ गया मीटर। क्या आ गया, लंबाई को किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। द्रव्यमान बोले तो भार, इसको आप मापोगे किलोग्राम में। किस में मापोगे, किलोग्राम में। समय को हमेशा मापा जाता है किस में, सेकंड में। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है दोस्तों, केल्विन। धारा का पता होगा, धारा का पता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए धारा का मात्रक क्या होता है। आप लिख सकते हो क्या, एम्पियर। क्या लिख सकते हो, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, जबकि तीव्रता का होता है कैंडिला। क्या होता है दोस्तों, कैंडिला होता है। तो हमने डिस्कस किया कि मूल राशियों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ होती क्या हैं। लंबाई को किस में मापोगे, मीटर में। समय को किस में मापोगे, सेकंड में। द्रव्यमान को किस में मापोगे, किलोग्राम में। उसके नीचे चलते हैं, ताप को किस में, केल्विन में। विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है भार और द्रव्यमान। अब आप दोस्तों ये देखो कि यदि हम किसी वस्तु को इस धरातल के ऊपर ले आकर के ऐसे छोड़ देते हैं तो यह वस्तु कहाँ गिर जाती है, नीचे की ओर गिर जाती है। कैसे नीचे की ओर गिरती है, तो आपका एक ही आंसर होगा कि पृथ्वी उस पर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो इस, अब आप बोलोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के बल से खींची जाती है या पृथ्वी जिस बल से इसको अपनी ओर खींचती है वही बल कहलाता है कि आपका भार। मैं तो डिफिनीशन पढ़ा रहा हूँ, डिफिनीशन आप भार की क्या लिख सकते हो कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है तो उसे ही उस वस्तु का भार कहा जाता है। समझ गए दोस्तों, भार किसको कहते हो, भार कहते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो वह बल ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार को आप इंग्लिश में वेट लिखते हो, वेट एंड क्या लिख सकते हो इसको, वेट एंड मास। इसलिए इसे क्या किया जाता है, स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो परिभाषा किसकी रही, भार की रही। अब रही बात द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कैसे पढ़ेंगे। आप ज़रा देखो कि मान लिया मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, आपने क्या कर लो, इसका बुक ले लो। इस बुक का पहला पेज निकाल के इसका वजन कर लें, इसको हटा दें, फिर इसको निकाल के इसका वजन कर लें, इसको वजन कर सकते हो, आप इसको वजन कर सकते हो, इसको वजन कर सकते हो। यदि सबका वजन करके आप ऐड कर दो तो जो निकल के आएगा वो आपका बोला जाएगा क्या, द्रव्यमान। मतलब पूरे परिमाण को ही क्या बोलोगे, द्रव्यमान कहते हो। तो द्रव्यमान की जो डिफिनीशन आती है वो यहाँ से आती है कि
किसी वस्तु के संपूर्ण परिमाण को ही द्रव्यमान कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे किससे करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है क्या आपका? आयतन। क्या टॉपिक होगा? आयतन। अब आप एक बात बताओ, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यदि ये बुक है, इस बुक को यहाँ रख दें में, तो इसने इतना स्थान घेर लिया ना, तो वस्तु जितना भी स्थान घेरती है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। हम आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि आयतन किसको कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हो, इसलिए इसे v से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हो? v से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हो v से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम सभी का आएगा क्या? घनत्व, जिसे आप कहते हो डेंसिटी। डेंसिटी कह लिया आपने। अब घनत्व क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्रति एकांक आयतन को घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। वस्तु के, आप ऐसे लिख सकते हो, वस्तु के प्रति एकांक आयतन को घनत्व कहते हैं। ये जो घनत्व है ना, घनत्व का एक फॉर्मूला आता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में क्या? आयतन। आप इसको इम्पॉर्टेंट में लिखेंगे, घनत्व बराबर होता है क्या? द्रव्यमान बटा में आयतन। लेकिन यदि इसके बटा में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो एक का द्रव्यमान में कर दिया तो ये हो गया द्रव्यमान बराबर घनत्व का किस में गुणा होगा? आयतन में। तो लिखना पड़ेगा आयतन गुणे कितना? घनत्व लिखना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला रहा है। तो आप ये लिख सकते हो आसानी से। क्या लिख सकते हो? जैसे ये तो हमारा घनत्व रहा है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में लिख सकते हो कि किसी वस्तु के लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? आप सिंपल समझो, क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे कितना? चौड़ाई। तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्षेत्रफल बराबर हो गया कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई। जबकि आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थानीय आयतन कहलाता है। हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया राशियां क्या होती हैं, इसके साथ साथ में पढ़ा मिश्रण क्या होता है, उसमें समांग और विषमांग के बारे में अध्ययन किया है। अभी हम बहुत सारी टॉपिक्स क्लियर करते करते हैं, जिसमें हमने द्रव्यमान, घनत्व, भार, आयतन और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाई करी है। दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी अपनी पढ़ाई को आसान सी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज में समझ सकें। तब मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।